Hello student, today I am going to start 11th physics chapter number 5. Already we have done about the chapter number 3, 4 and 2. Yesterday we have finished about the numerical analysis about motion in a straight lines and motion in a plane. Actually one day I told you in one lecture, this is a kinematics. And kinematics depends upon two factors. The first one, the effect, the force which can be effect, and the second one, the force which can be caused. जैसा कि kinematics दो होता है. एक kinematics वो होती है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है, मोशन में होती है, ठीक है. दूसरी बात यहां पर ये ध्यान रखना है कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो डायनामिकली होती है, रोटेशनल होता है, मूवमेंट करती है, सर्कुलर मूवमेंट करती है. ओके, तो काइनेमेटिक्स वाली जो बात थी हमारी, जिस पर हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई किए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई किए हैं, जो एक्सीलरेशन आया था, एंड रेट ऑफ हम लोग जो किसी पोजीशन का चेंजिंग देखे थे, वो जो हमने वेलोसिटी प्राप्त किए थे. तो ये सारी चीज को उसके बाद हम लोग इक्वेशन देखे, मोशन की इक्वेशन देखे हम लोग, ठीक है. लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये है डायनामिकली. इट मींस ये कह सकते हैं कि जैसे डिस्पोजिशन चेंज करता है टाइम के साथ, क्या होती है, वेलोसिटी होती है. वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के साथ, v2 माइनस v1, या कह सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. अब एक्सीलरेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में अगर प्रोडक्ट करता है, उसकी मास के साथ प्रोडक्ट करता है, तो क्या बोला जाता है, फोर्स कहा जाता है. ओके, तो फोर्स जो है, इस फोर्स के बारे में हम लोग टोटली आज इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे. इसका मतलब यह है कि ये जो चैप्टर है आपका लॉ ऑफ मोशन है, इसमें हम लोग टोटल बात किसके बारे में करेंगे, हम लोग फोर्स के बारे में करेंगे. इसके पहले वाले चैप्टर में वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी बात पढ़े हैं. लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपकी मोमेंटम की बात आएगी, इनर्शिया की बात आएगी, फोर्स की बात आएगी, कॉलिजन की बात आएगी, ठीक है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. तो ये जो चैप्टर है आपको, इस लॉ ऑफ मोशन को और भी बोला जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स. क्या कहा जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप कभी भी बीटेक लेवल में जाते हैं, ठीक है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग अगर करते हैं, मैकेनिकल करते हैं, तो वहां पे इस चैप्टर का बहुत यूज होता है. यहीं से आपको मैकेनिकल की बात आती है, मैकेनिक्स की बात आती है. अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, लेकिन ये क्या है, मैकेनिक्स. ओके, दूसरी बात जो है, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही पुराना चैप्टर है. मतलब कि ये जो न्यूटन साहब के द्वारा जो खोज किया गया था, तो ये कब की बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है 1672 की बात हो रही है. बहुत ही पुराना है, ठीक है. तो पुराने वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे. अभी वाले क्या है, फोर्स लगी है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, ऐसी बात इसमें नहीं होगा. इसमें यह होगा कि फोर्स इसमें लग रही है. देखना होगा, कभी कभी देखता होगा, कभी एग्जाम्पल में ऐसा लगता है, या कुआं के पास एक पुली लगा हुआ है, उसमें एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ठीक है. कभी ये देखने को मिलेगा कि कहीं पर एक बंदर लटका हुआ है, तो कितना फोर्स लग रहा है. टेंशन के बारे में पढ़ना होगा, रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा. तो ये सारी बात हम लोग एक एक करके देखेंगे. ये आपकी इंट्रोडक्शन है. लेकिन अब हम लोग स्टार्टअप करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है. देखिए, इस चैप्टर को एक शॉर्ट फॉर्म से भी लोग बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. NLM इस चैप्टर के नाम है, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो मोशन किसे कहा गया, एक बार हम लोग फिर बात करेंगे. मोशन क्या है आखिर, तो मोशन जो है, ये कहा गया है चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन कॉल्ड मोशन. जब पोजीशन चेंजिंग होता है, सपोज ये हमारी पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है, यहां पे हमारा x1 है और यहां पे x2 है, ये दोनों की पोजीशन हमारा चेंज किया है. तो जब पोजीशन की चेंजिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं. अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बात हुई है, तो इस न्यूटन्स ने इस पोजीशन को चेंजिंग के तरह से इसमें कुछ लॉ दिया गया है, कुछ अपना नियम लगाया है
कि ऑब्जेक्ट कैसे चेंजिंग करता है, क्या चेंजिंग किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है नहीं करता है। तो काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ जाते हैं, सिर्फ इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है तो कितनी वेलोसिटी गया, इफेक्ट हुआ, हाँ यहां से स्टार्टअप किया वहां पहुंच गया, इतनी डिस्टेंस लगा होगा, इतने टाइम लगा होगा। तो वो क्या है, काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ ये हुआ होगा। लेकिन न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट एंड कॉज के बारे में। मतलब क्या होगा कि फोर्स लगी है लेकिन क्यों लगी फोर्स, किधर क्यों ज्यादा फोर्स लगी है। अगर हम दौड़ के जा रहे हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है दौड़ के जा रहा है, दौड़ते हुए जाने के बाद किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद वो फिर पीछे मुड़ता है, तो ये काइनेमैटिक्स नहीं है, ये मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है। यहाँ पे ये बात होती है कि ऑब्जेक्ट ने क्या क्या कोलाइड किया लेकिन क्यों किया, कॉज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट एंड कॉज ऑफ फोर्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, चेंजिंग ऑफ पोजीशन, चेंजिंग ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। तो चेंजिंग ऑफ पोजीशन कैसे हो रही है, तो यहाँ पे दो बात को याद रखना होगा। दो बात को क्या याद रखना होगा, सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि पोजीशन जो चेंजिंग हो रही है, ये पोजीशन जो चेंजिंग हो रही है इस पे कुछ फोर्स अप्लाइड हो रही है। क्या हो रही है, फोर्स अप्लाइड हो रही है। तो ये फोर्स जब अप्लाइड होती है, जब वहां से कहीं से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो न्यूटन साहब ने अपनी एक डेफिनेशन देता है कि व्हेन वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, नॉट ए फोर्स बट एक्सटर्नल फोर्स, जब हम किसी बाहरी बल अगर किसी वस्तु पे लगाते हैं, वह वस्तु अपनी इस पोजीशन को, स्थान को अगर चेंज कर लेता हो, तो इसे बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स या लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। अब डिपेंड्स करता है कि फोर्स कैसे लगाया होगा। एक बार फिर समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड externally, then object change position, जैसे देखिए यहां पे एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आपकी सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, सरफेस है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, ओके। तो अगर हम फोर्स इस पे नहीं लगाए होते तो क्या ऑब्जेक्ट मूव डाउन करेगा, नहीं करेगा। क्यों क्या नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में होता है तो ये मूविंग नहीं करता है, मतलब कि रेस्ट में होता है, उसमें इसकी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो होती है क्या होता है, जीरो होता है, मतलब कि जिस पोजीशन में है उसी में रहना चाहता है, ओके। अब देखिए क्या बोला है कि जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक फील्ड मैं लेता हूं ऑब्जेक्ट को और यहाँ से एक मेरे मास रखा हुआ है, ये फोर्स को मैं अप्लाई किया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या किया है, यहाँ से चेंज करते हुए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया। मतलब क्या हुआ कि ये पोजीशन को चेंज किया है, पोजीशन को चेंज किया, मतलब ये क्या आ गया, मोशन, क्या आ गया, मोशन है। तो देखिए ऑब्जेक्ट दो तरह से चेंज हो रही है। पहले एक आपके पास रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो वह ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है, तो फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है तो क्या ऑब्जेक्ट मूव डाउन करेगा, नहीं करेगा, तो वह रेस्ट में है, ओके। अभी मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको मोशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट पे बाहरी बल लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करता है, तो मूव करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हुई है। कैसी फोर्स अप्लाई हुई है मैं ये बात अभी नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये बात आपकी आ गई। उसके बाद ये हम लोग समझना है कि फोर्स, अब हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोर्स ही हम क्या है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्या है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स की फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम होता है। ये मैं पहले काइनेमैटिक्स में बता चुका हूं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। वहां से अगर आपको नहीं समझ में आएगा कभी आप नहीं देख पाओगे,
पहले उस वीडियो को देखो, वहां को समझो, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, उस सीरीज सीक्वेंस के अनुसार ही आप इस चैप्टर को फॉलो करना होगा। ठीक, अब चलिए देखिए ये थोड़ा सा उसके बाद क्या आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि मास की यूनिट क्या होती है, केजी होता है, और एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये है, ये हमारी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट किसका, फोर्स का। देखिए फोर्स का यूनिट को और भी लिखा जाता है किस में, एन क्या हमारा है, न्यूटन है। मतलब न्यूटन साहब ने जो खोज किया था उसी चीज से उसकी यूनिट भी पड़ गया है न्यूटन। ये बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी बात है कि अगर सीजीएस यूनिट की बात करता है तो क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। किसका, फोर्स का, क्योंकि मैं फोर्स की बात कर रहा हूं यार। ठीक है, क्या होता है, डाइन होता है। अगर कभी बात होती है डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा फोर्स का, तो देखिए क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, MLT-2। ये बात को क्लियर हो गया। उसके बाद ये समझना है आपको कि इससे ये क्वांटिटी कैसा है, कैसी क्वांटिटी है। तो ये जो है आपको है ना, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको दो बात याद रखना होगा। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स के पास दो चीज जरूरी है रखना। क्या क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से यहां पर रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किधर होगा, इधर की ओर होगा। मतलब है कि मैग्नीट्यूड अगर हम उस पर लगाए हैं तो मूवमेंट भी किधर होगा, उस डायरेक्शन में होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि फोर्स में इधर लगाया हो और मूवमेंट नीचे की ओर होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूवमेंट नहीं कर सकता है, वो हमेशा मूव डाउन करेगा नीचे की ओर। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही बात आपका है लॉ ऑफ मोशन में। ये है जो दिया गया किसके द्वारा, न्यूटोनियन के द्वारा दिया गया है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और ये फोर्स पर डिपेंड करता है। इफेक्ट एंड कॉज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है कि पोजीशन ऑफ चेंजिंग है, क्या बोलते हैं उसे, हम लॉ ऑफ मोशन करते हैं। ओके, आगे ध्यान रखेंगे फोर्स क्या होती है, product of mass into acceleration, the cross product of mass into acceleration, and the cross means exactly it is a vector quantity, and the vector quantity means we can say as it having a magnitude and a direction, right? And the second thing is SI unit of force is kg meter per second square, okay, and the another unit we call as a Newton, right? And we can say as a CGS unit is dyne. CGS is dyne, and the dimensional formula is MLT-2, MLT-2, okay। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, मतलब मेरे पास साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट बोले हैं, न्यूटन के पहले में कुछ साइंटिस्ट बोले हैं। कौन कौन बोले हैं, तो पहली बात हमने किसने के बारे में, एरिस्टोले के बारे में। एरिस्टोले के बारे में, एरिस्टोले साहब ने क्या बोले थे, एरिस्टोले साहब ने बोले थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब तक हम फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव नहीं करेगा। ये एरिस्टोले साहब का कहा गया है। न्यूटन के जब लॉ पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बात आएगी, तो न्यूटन ने अपनी बात नहीं, किसी किसी के बात लेकर उसी के ऊपर क्या क्या डेरिवेशन किया था। लेकिन एरिस्टोले की बात यहां पर क्या है कि विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट कांट मूव, विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट कांट मूव, ये बोला गया था इनमें। ठीक है, बिना फोर्स का नहीं करेगा। लेकिन ये कहीं कहीं ना बात क्या होती है, ये थोड़ा सा आपको फेल्यूर लगती है कि सर हमेशा फोर्स लगना जरूरी है क्या, हमेशा फोर्स लगना जरूरी है क्या। जैसे कि सपोज है पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, पृथ्वी मूव कर रही है, ठीक है, तो पृथ्वी मूव कर रही है तो वो भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, हम लोग तो मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक अपनी अक्ष पे मूव कर रही है, तो हम लोग फील तो नहीं आ रहा ना, हम लोग तो पता नहीं कर रहे इस प्रकार से, वो एक मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात उसकी क्या हुआ था, फेलियर हुआ था। दूसरी बात हमारे पास एक और भी आता है, कौन आया था, गैलीलियो आया था। गैलीलियो भी ने इस फोर्स के ऊपर में बात किया था, किसने, गैलीलियो, है ना। गैलीलियो साहब ने भी यहां बात किया था। गैलीलियो ने बोला क्या था
कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब भी हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, जब भी फोर्स अप्लाइड करते हैं तो हमेशा हमेशा वो ऑब्जेक्ट अपनी गुरुत्वाकर्षण की ओर खींचना होता है। दूसरी बात ये बोला था, उसकी बात ये बोला था ने कि अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है किसी मास पे, उस मास से उसकी वैल्यू फोर्स की ज्यादा होना चाहिए। ये बात सही था, ये मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके, कुछ बात सही था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इस चीज के बारे में बोल दिया हूँ, ठीक है ना। इसको एक बार आप देख लीजिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, एक बार इसको याद रखिएगा। और मैं बता दे रहा हूं अभी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये उधर हो गया। अगर यहाँ पे एक चीज को ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पूछता है एक न्यूटन मतलब कि कभी पूछता है रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस। एसआई और सीजीएस का रिलेशन बताइए, क्या रिलेशन होता है। तो मैं कुछ वैल्यू को लिखवा देता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो यूनिट एंड मेजरमेंट कन्वर्सन वाले चैप्टर देख लीजिए, उसमें मैंने कन्वर्ट करके बताया हूं कि कैसे होता है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, 1 किलो वेट बराबर कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। एंड 1 ग्राम वेट बराबर कितना हो जाएगा, 980 न्यूटन हो जाएगा। तो ये कन्वर्सन को याद रखिएगा, ये कन्वर्सन आपको न्यूमेरिकल में ज्यादा करके यूज आएगा। मैं कन्वर्सन बताया हूँ आपको, याद कर लीजिए, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, एक बार इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखिए, ये आपकी जस्ट ब्रीफली इंट्रोडक्शन थी अबाउट फोर्स एंड द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए। पहली बात यहां ध्यान रखना है आपको कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन है, ये और भी क्या इन्होंने बोला गया है, क्या बोले इन्होंने है। तो पहले नंबर ये समझना है कि न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया है। कितने लॉ दिया है, 3 लॉ। पहली बात समझना है, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया है, ठीक है। पहला जो आपके पास है ये फर्स्ट लॉ बोला जाता है, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। हम लोग एक करके पढ़ेंगे भी, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ओके। शायद ये सब चीज को आप 9th में पढ़ चुके हो, बट इसमें हम लोग कुछ एडवांस पढ़ेंगे। अभी जस्ट ब्रीफली इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए, रिकॉल करने के लिए, क्योंकि ये चीज 10th में नहीं मिला होगा, 11th में है, फिर 12th में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ किस चीज पे डिपेंड्स करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लॉ में आपकी इनर्शिया के बारे में पढ़ना है, मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, तो ये सब कुछ बातें पढ़ना हम लोग को है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब ये हो गया कि इन्होंने बोला है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपको, ए बॉडी continue want to escape in same position। मतलब यहां समझिएगा, देखिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, ए बॉडी कंटिन्यू वांट टू स्टे मींस क्या, बढ़ना चाहता है, ठीक है, जैसा भी कैसे करते हैं, है ना, स्टे इन होम सेफ, ठीक है। वही बात बोल रहा हूं अभी आपको मैं कि रहना चाहता है। मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहिए। इस फर्स्ट लॉ के तहत अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहिए, विदाउट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बिना फोर्स अप्लाई किए हुए कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, अगर वो रेस्ट में है, सपोज आपके घर के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है, और अगर वो सामान को ऐसे छोड़ दिया जाता है,
मतलब कि कोई उसको उठाकर यहां से वहां नहीं रखेगा, तो वो सामान वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ है। अगर सपोज आप कहीं बाहर चले गए, फैन चालू है, मोटर चालू है, तो ठीक है, क्या होगा? जब तक करंट है उतना ज्यादा मत सोचो, ये सोचो कि अगर जब तक कोई उसको ऑफ नहीं करेगा, स्विच ऑफ नहीं करेगा, तब तक फैन बंद नहीं होगा, वो मूविंग करते रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट लॉ स्टेट दैट व्हेन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन ए state or rest position, it want to always in a rest position. If the object in a motion position, it always want to be in a rest or motion position. It means we can say as a when until we are applying a external force. मतलब जब तक हम बाहरी बल नहीं लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो मूवमेंट नहीं करता है। ये बात क्लियर हो गया आपको? एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है, मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? तो यहां लिख दीजिए until applied external force, जब तक हम बाहर की बल नहीं लगाते हैं। ओके, देखिए न्यूटन की फर्स्ट लॉ पे एक लॉ और भी डिपेंड्स करती है। कौन से डिपेंड करती है? क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। हिंदी में उसे बोला जाता है जड़त्व। क्या कहा जाता है? जड़त्व। कभी अभी आप बुक पढ़ेंगे हिंदी वाले, उसमें लिखा रहेगा जड़त्व के बारे में। वो नहीं, जाड़ा वाला नहीं, ठंडा वाला नहीं, ठीक है, जड़त्व होता है। तो देखिए न्यूटन लॉ में एक बात हम लोग को और भी पढ़ना, किसके बारे में? इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया एक कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। मीन्स वी कैन से एज ए inertia is directly proportional to mass. Inertia is directly proportional to mass. ये क्या है हमारा? मास है। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मास मूवमेंट करेंगे, अगर उसके पास अपनी मास है, जैसे कि एक 10 केजी की पैकेट रखा हुआ है, तो वो पैकेट उसी पोजीशन पे रखा हुआ रहेगा। डिपेंड्स अपॉन मास। क्यों? अगर सपोज हमारे पास एक पेज है और पेज का वेट लेस देन, मिनिमम हमारे पास उसकी वेट है, बहुत ही ग्राम में है, बहुत मिलीग्राम में आपका है, तो बाहर सपोज हवा चलेगी ना, हवा चलेगी तो क्या होगा? पेज कूद सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, क्योंकि मास उसके लेस है ना। अगर 10 केजी की मास रखते हैं, 20 केजी की मास रखते हैं, तो क्या वह पोजीशन चेंज कर सकता? नहीं कर सकता है। तो इनर्शिया देखिए, इनर्शिया हिंदी से पता चल जाता है। इनर्शिया मतलब क्या बोले? जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व। मतलब कि जकड़ा हुआ है। क्या हुआ है? जकड़ा हुआ है। तो वही होती है इनर्शिया, उसे कहते हैं जो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से पकड़ा हुआ रहेगा। क्या होता है? जड़त्व होता है। उसे क्या बोलेंगे हम? इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। और इनर्शिया जो है 3 प्रकार का होता है। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अभी हम लोग बात में देखेंगे। पहला होता है रेस्ट में, दूसरा होता है मोशन, और तीसरा डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। मतलब यहां पे ये हो गया inertia. There are 3 types of inertia. The classification of inertia is 3 types. The first one is the inertia of rest, inertia of motion, then the second last one is the inertia of direction. Inertia of rest means what? Inertia of rest, because we are just studying in a Newton first law only, and the Newton first law we can say as a when the object is in rest position, it always want to be in a rest position, right? Means we can say as a if the object is in rest, अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज हमारे पास यहाँ पर है, ऐसा रेस्ट में है, तो इसकी अपनी मास है, ये जकड़ा हुआ है, इससे ये सरफेस से लगा हुआ है। तो ये कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया इन रेस्ट है। लेकिन अगर इसमें हम क्या करेंगे? कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो पोजीशन जब चेंज करता है, तो अब देखिए उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट की मास में मूवमेंट आ गया, तो क्या हो गया? चेंजिंग ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। तो हम इसे क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। अगर मोशन आया इसमें, तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। डायरेक्शन मतलब कि अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो इधर की ओर जाएगा, या फिर पीछे लगा रहे हैं पीछे की ओर आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंड करता है, और इनर्शिया आपके रेस्ट भी हो सकता है,
मोशन भी हो सकता है, रेस्ट क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये तीनों बात आप अगर 9th में पढ़े होंगे तो वहां बताया गया होगा कि मोशन का फोर्स का कौन कौन सा इफेक्ट है। फोर्स कैन चेंज स्पीड, force can change the direction, force can change distance, force can change its place, position, ये सारी बात बताया गया, लेकिन वहां इनर्शिया की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ इनर्शिया, वही चीज को इनर्शिया में कन्वर्ट किया गया है। ओके, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इनर्शिया का। जैसे सपोज हमारे पास एक गिलास रखा हुआ है, आप समझेंगे, ये गिलास रखा हुआ है, ठीक है, ये गिलास है। अब गिलास के ऊपर में कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ, कार्डबोर्ड रखा हुआ है। अब ग्लास के ऊपर जो कार्डबोर्ड रखा हुआ है, कार्डबोर्ड के ऊपर में क्या है, कॉइन है। बात समझना, क्या है यहाँ पे, कॉइन है, और ये क्या है, आपको कार्डबोर्ड है। घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर में कार्डबोर्ड है, मतलब क्या, ताश की पत्ती अगर ले लो, उसके ऊपर एक कॉइन रख दो। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें फोर्स अप्लाइड करना है, किस पे, फोर्स अप्लाइड करना है कार्डबोर्ड पे। तो जब फोर्स किस पे अप्लाइड कर रहे हो, कार्डबोर्ड पे, तो मूवमेंट कौन करेगा, कार्डबोर्ड मूवमेंट करेगा। उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ, वो तो मूवमेंट नहीं करेगा। तो कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाइड करोगे तो कॉइन ग्लास में आके गिर जाएगा। कारण ये है कि जिसपे मैंने फोर्स लगाया हो वो ऑब्जेक्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, और जिसपे मैंने फोर्स नहीं लगाया है वो कॉइन क्या हुआ, ग्लास में आके गिर गया। मतलब कि कॉइन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट। तो ये आपकी एग्जांपल उसका आप दे सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गया आपको, इनर्शिया की बात था। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया डिपेंड करता है। कभी आपसे कोई पूछेगा आपसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, बता दीजिएगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक हम बाहर से बल नहीं लगाते हैं, क्लियर। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ में कौन सा लॉ फॉलो करता है, जैसे इनर्शिया फॉलो करता है। इनर्शिया क्या होता है, तो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात मैं बता चुका हूं। ओके, अब ये ध्यान रखना है आपको। अगर सपोज यहां पर मेरी क्वेश्चन है, अगर सपोज पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं। ओके, अब देखिए मैं क्वेश्चंस के बाद से आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे फर्स्ट वाली जो लॉ है ना, वो कैसे डिपेंड्स करता है कैलेमेटिक्स पे। आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये वाली जो चीज है, देखिए फिजिक्स क्या है ना, कंसेप्चुअल चीज है। पहले आप न्यूमेरिकल को पकड़िए, और न्यूमेरिकल को पकड़ने के पहले आपको थ्योरी पकड़ना होगा। ये जो है स्मार्ट क्लास, ये फिर जो है आपको लाइन बाय लाइन से कुछ करने से नहीं है, पहले आप थ्योरी को पकड़िए, ठीक है। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ ये पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकता ऐसा, लेकिन आपको बुक को रेफर करना पड़ेगा, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, मतलब कि 20 न्यूटन फोर्स ऑल डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। ओके, ये यहां से मूवमेंट करना शुरू किया है, इधर से यहां गया, उसके बाद यहां आया, उसके बाद ये मूवमेंट करने के लिए ये 20 न्यूटन से मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना से मूवमेंट कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और एक डिस्टेंस कवर करने के लिए, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मतलब यहां से यहां आने के लिए, ये एक सर्कुलेट मूवमेंट करने के लिए ये टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 4 सेकेंड। तो मुझे ये बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो। तो पहली बात ये समझिए कि देखिए फोर्स क्या है, इक्वल फोर्स है। फोर्स क्या है, इक्वल फोर्स। इसका मतलब है, मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बता रखा है कि जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी हमारी जब कांस्टेंट होती है, उस टाइम में एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। ये बात को याद रखिएगा। अब एक्सीलरेशन 0 है, मतलब कर सकते हैं कि फोर्स यहां पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा नेट फोर्स, हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मुझे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में एक्सीलरेशन 0 है, तो हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल
इक्वल्स हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कितने के स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है 4 मीटर से। टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड ले रहा है, प्लस एक्सीलरेशन हमारा 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, 4 4 जा 8 16, क्या होता है 16 मीटर। क्या होता है 16 मीटर। एस इज इक्वल टू 16 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 4 सेकंड में 16 मीटर की डिस्टेंस वो कवर किया है। ओके, तो ये सारी बात था आपको। अब थोड़ा सा अभी और भी मजा आने वाला है। अभी तो ये आपकी क्या था, रेस्ट पोजीशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे मोशन इन सेकंड इक्वेशन। किसका बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल एक से इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाला है, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोला, पहले समझिएगा। ठीक है, तो ऐसे सोच रहे हो कि सर आप बता रहे हो कि डांट रहे हो मुझे, ऐसे बात नहीं, बस पूछ रहा हूं मुझसे। ठीक है, ये बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। तो पहला वाला जो लॉ है रेस्ट में है तो छोड़ दो उसको, मतलब कोई अगर सोया हुआ तो छोड़ दो। ठीक है, मतलब कुंभकर्ण छोड़ दो उसको, उठाओ मत उसको। ठीक है, या फिर अगर वह क्या है नाच रहा है, या फिर वह उसको क्या करना है ना, उसको लेके घुमाते रहना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना यार, मतलब कि उसको ये मत बोलना कभी कि हाँ ये तो सर पढ़ाए थे, ये न्यूटन के पहला लॉ बोले थे कि अगर जिस पोजीशन है उसी में छोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग बाहर कहीं जा रहा है तो वहीं जाके बैठा हुआ है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाथरूम स्लीपर भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये बात आगे हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो न्यूटन जो सेकेंड लॉ होता है कि व्हेन वी आर अप्लाइंग ए फोर्स, क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन अप्लाइड ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट मूव डाउन। मूव डाउन है, लॉकडाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं कि जब भी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, फोर्स अप्लाइड किया है, पहला वाला लॉ में फोर्स अप्लाइड नहीं किए थे। ये बात को दिमाग में डाल लीजिए, भेजा में डालिए और इसको आप ऐसे बनाइए कि हम फोर्स अप्लाइड किए हैं। फोर्स अप्लाइड किए हैं, ये क्या किया है, पोजीशन को चेंज कर दिया है। इसका मतलब ये है, यहां पे एक बात आ जाइए कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एक्सेलरेशन का। सर एक्सेलरेशन का, इसका मतलब किस पे लग रहा है, अरे यार यही तो बात है आपका। फोर्स जो है आपको क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू हो गया आपको के एम इंटू ए। सर अभी तो एक ए था हमारा, अब तो आ गया हमारे पास 2। देखिए किसी ऑब्जेक्ट पर जब मूवमेंट होगी उसकी अपनी मास होगी। क्लियर, ये बात हो गया, इसकी मास है अपनी, इधर की ओर फोर्स लगा है, इधर की ओर एक्सेलरेशन है। लेकिन के क्या है, के जो है स्पेसिफिक कांस्टेंट है। एंड स्पेसिफिक कांस्टेंट जो होता है एयर रेसिस्टिविटी में के की वैल्यू 1 होता है। आप ये बोल सकते हो कि सर फोर्स जो लगाए हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या हमेशा के लिए है ये फॉर्मूला, हमेशा के लिए है क्या? जैसे नहीं कि आपको फोर्स बहुत सारे मैंने बताया, अभी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, विक फोर्स होता है। ठीक है, ये सारी फोर्स आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ोगे भी ऐसा करके। ठीक है, तो क्या ये फोर्स की फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है? नहीं, एप्लीकेबल हर जगह नहीं है। ये बाहर हवा वाले में एप्लीकेबल है। वाटर में चले जाओगे तो वाटर की डेंसिटी कवर करती है, उस समय एयर रेसिस्टिविटी नहीं होता है, वाटर रेसिस्टिविटी होता है। और वाटर की रेसिस्टिविटी कितना होता है, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पे एयर कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ 1 पुट करने के लिए पुट करते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक बात और समझ लेंगे कि ये जो फॉर्मूला जो निकला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ के द्वारा निकला है।
पहला लॉ से नहीं निकलता है, न्यूटन से सेकंड लॉ के द्वारा निकला है। अब यहां पे ये बोलोगे कि सर ये बात तो क्लियर हो गया, अगर इसी चीज को अगर हम वेलोसिटी के टर्म पे देखते हैं, किसे देखते हैं, वेलोसिटी के टर्म पे देखते हैं। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, सेकंड केस में क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोमेंटम का। बोलो सर अभी कैसे हो गया, ये तो एक्सेलरेशन का हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब आपने बता रहे हो कि मोमेंटम क्या होता है। ये फर्स्ट केस ले लो, ये सेकंड केस ले लो, सोचो यहां ध्यान रखो। अब क्या है, क्या मैं फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी फार्मूला किसका है, मोमेंटम का। ये क्या है बाबू, मोमेंटम। मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में, मोमेंटम का। अब देखिए अगर हम किसी चीज की स्लाइटली फोर्स निकालते हैं कि अगर फोर्स क्या वहां से हुआ, जैसे कि मैं फोर्स को दो तरह से आपको मैं बात करूंगा काइनेमेटिक्स में, इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स उसे कहते हैं जो छोटा से निकाला जाता है, जिसे हम डेरिवेट करते हैं, और एवरेज फोर्स उसे कहा जाता है जहां पर हम डेल्टा का यूज करते हैं। जब डी वाइड रिस्पेक्ट ऑफ डी टी के रिस्पेक्ट में, हाँ रिस्पेक्ट ऑफ डीएक्स के रिस्पेक्ट में, अगर इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। जब भी अगर डी लग रहा है, मतलब डेरिवेटिव अगर कर रहे हो तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होती है। ये बात ध्यान रखना, कभी भी पूछना मैथमेटिक्स टीचर से डेरिवेशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, तो ये मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझसे मत पूछो, कि पूछना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पे क्या आ गया कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू वी है, एम इंटू वी है ना। ये आप डेरिवेशन में पढ़ोगे, जब डिफरेंशियल पढ़ोगे तो यू इंटू वी एक टर्म आएगा, तो इसको कांस्टेंट लेते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एम कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, तो एम इंटू डीवी बाई डी प्लस, अब क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट लेते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो v dm बाई dm का मतलब वो नहीं डायरी मिल्क के बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, m इंटू वी आपने एक देखे होंगे, यहां पे पढ़ोगे u इंटू वी, मैथ में u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt प्लस v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन v इंटू du बाई। बहुत लोग को डीएम सुनकर बहुत मुंह में पानी आ गया हो, तो क्या बोलोगे ये जो हो चुका है सुनता हूं, ठीक है। ध्यान रखना, f इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v इज इक्वल टू dm बाई dt। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहां पे ये क्या है आपको, dv बाई dt, वेलोसिटी जब चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, m dv बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, क्लियर हो गया। प्लस वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और मास टाइम के साथ चेंज कर रही है, मतलब क्या, पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है वो, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब भी अगर पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब कि अगर मास चेंज कर रही है टाइम के साथ में, इसका मतलब है कि मास चेंज कर रही है टाइम के साथ में, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो v इंटू dm बाई dt जो है वो एक मास की कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि मास ही है, वह मास है। मास की, मास कैसे चेंज करेगा टाइम के साथ, चेंज कर सकता है। जैसे देखिए यहां पर एक मास रखा हुआ है, कुछ मास मतलब ये नहीं बोल रहा हूं, वो वाली नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए कुछ यहां पे वजन रखा हुआ है, ये बोलेगा टाइम के साथ चेंज करेगा। कब चेंज करेगा, जब हम फोर्स लगाएंगे, जब हम फोर्स लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि मास कांस्टेंट में है, तो कोई भी कांस्टेंट होता है वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट होता है, तो वो पार्ट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है या कांस्टेंट होता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये भी क्या है, पता है m इंटू वी क्या हमारा मोमेंटम है। तो यहां से फॉर्मूला आपका क्या निकल गया, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि
किसी भी एंगल से देखा जाए तो फोर्स इज इक्वल टू मास या इनटू एक्सेलरेशन होता है। और भी अगर देखा जाए तो फोर्स जो होता है मोमेंटम का बराबर ही होता है। ये बात क्लियर हो गया? चलो इसको लिख लो, उसके बाद इस पे एक लॉ बताता हूं। ओके, अब देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे क्या डिपेंड किया? बोलो, इनर्शिया। क्या किया? इनर्शिया। ओके, न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया आपको कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम आल्सो। ओके, अब ये ध्यान रखना है कि न्यूटन लॉ पे भी कुछ ऐसी लॉ है जो उस लॉ को फॉलो करता है। वो कौन सी लॉ है? इंपल्स है। क्या है वो? इंपल्स। ठीक है, देखिए इंपल्स। इंपल्स क्या है ये बात को समझेंगे। इंपल्स क्या है? इंपल्स को एक मोमेंटम भी कहा जाता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब सबसे पहले ये बात को समझेंगे कि इंपल्स पढ़ने के पहले थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कैपिटल P से अगर इंडिकेट कीजिएगा तो प्रेशर हो जाएगा। स्मॉल p से करते हैं, राइट? एंड मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी कॉल्ड मोमेंटम। मतलब चेंजिंग ऑफ ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मास इज कॉल्ड ए मोमेंटम, राइट? एंड इसकी यूनिट जो हो जाएगी, मास क्या है? केजी। ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। किसका? मोमेंटम का। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करती है तो हो जाएगा m/L/t-1। बस इतनी सारी बात आप जानिए किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। मतलब कि उसमें इंपल्स किसे कहते हैं ये बात ध्यान रखिए। एक बार यहां पर चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पोजीशन अगर चेंज करता है टाइम के साथ में तो क्या बनता है? वेलोसिटी। इस रिलेशन को याद रखिए। अगर ये रिलेशन याद रखिएगा तो पूरी 9th क्लास का 5 चैप्टर फिजिक्स खत्म इस रिलेशन पे। देखिए क्या है यहाँ पे। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है टाइम के साथ बनता है वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज करता है, वेलोसिटी अगर चेंज करता है टाइम के साथ, क्या बन जाता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को अगर हम लोग मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाता है? फोर्स। और फोर्स को अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बन जाएगा इंपल्स। क्या बनेगा? इंपल्स। तो इंपल्स हम क्या लिख सकते हैं? इंपल्स को डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? द इंपल्स ऑफ फोर्स, द इंपल्स ऑफ फोर्स इज द इंपल्स of force is equal to the momentum of an object। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बात को कि किसी भी फॉर्मूला मतलब किसी भी डिफाइन कैसे कर सकते हैं फॉर्मूला के आधार पे। देखिए फिजिक्स में क्या है ना कि बहुत सारे डेफिनेशन हम फॉर्मूला के आधार पे कर सकते हैं। कैसे? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। मतलब कि जब एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है मास के साथ तो क्या है? फोर्स। अगर फोर्स को हम कुछ और टाइम के साथ मल्टीपल कर देते हैं तो क्या होता है? इंपल्स होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू इंपल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टी। ठीक है, अब देखिए फोर्स क्या है हमारा? इसका लिख सकते हो m इंटू ए इंटू टी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? इनटू सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा बच्चों? केजी मीटर पर सेकंड माइनस 1। अब तुम याद करो मैंने क्या बोला हूं? द इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है वही हमारी इंपल्स है।
इम्पल्स का देखिए तो हमारा यूनिट क्या आया था, केजी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या आया इम्पल्स का, केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम आपकी है और मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड है, उसकी भी वही है। तो कभी भी अगर आपसे पूछता है कि सर मोमेंटम की फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम होता है, दोनों बराबर कैसे हो सकता है, तो आप निकाल के बता सकते हो। दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। अगर डायमेंशन की बात करता है इम्पल्स का तो क्या हो जाएगा, m/t - 1। एनी प्रॉब्लम? चलो उसके बाद ये समझना है कि सर इम्पल्स में और भी क्या पढ़ना है। तो इम्पल्स में हम लोग को ये देखना है कि जब भी एडिशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ी जाती है, जैसे सपोज या एक यहां पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट मतलब कि एक बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये तुम अगर मूविंग कर रहे हो, हम रेस्ट में हैं कि मूविंग में हैं, तो बोलोगे सर हम तो रेस्ट में हैं। नहीं, हम मूविंग कर रहे हैं, बट मुझे फील नहीं हो रही है। लेकिन हम जो मूविंग कर रहे हैं वो किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सर पृथ्वी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पृथ्वी क्या है, जिस पॉइंट की रेफरेंस में हम मूवमेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग कर रहा है, तो ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट इधर की ओर फोर्स लगाया, एक इधर की ओर लगाया, इधर की ओर लगाया, ऐसे लगाया, इधर से लगाया, सभी को फोर्स लगाया, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये फोर्स लगी है, ये सभी डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो हम अगर पूछता है कि बताइए द सम ऑफ फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम, तो इंपल्स पे ही आप ऐसे निकाल सकते हो, इंपल्स के अनुसार से आप निकाल सकते हो। या फिर आप क्या करना है, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्स, मतलब यहां पे लिखिए क्या लिखना है, यहां पे F X Y Z ऑल डायरेक्शन में इज इक्वल टू हो जाएगा F X प्लस F Y प्लस F Z। पहली बात ये समझना है कि एक X में गया, एक Y में गया, एक Z में गया। दूसरी बात है कि यहाँ पे देखिए ये Y और X के बीच में एक है, मतलब FXY है, FXY दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार से सो ऑन जो जाता है, यही क्या होती है, एडिशन ऑफ फोर्स होती है। क्लियर हो गया? एक मुद्दे की बात मैं और बता रहा हूं आपको। पहली बात यहां समझना यह है कि कभी कभी लोग बोलते हैं भैया कि फोर्स जो होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं बात करूं आपसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बताओ ये फोर्स किस पे डिपेंड किया, तो सर ये इस पे भी डिपेंड किया, इस पे भी डिपेंड किया। कोई ऐसी है कि ये अगर कोई ऐसा बोलता है कि मास भी जो है फोर्स है, नहीं, मास कभी फोर्स नहीं हो सकता है। मास इज नॉट ए फोर्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाला गया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देन मास इज ए फोर्स या एक्सेलरेशन इज ए फोर्स, एक्सेलरेशन इज ए फोर्स या मास इज नॉट फोर्स, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा, मास एक कांस्टेंट टर्म है, उस पे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है, वेलोसिटी मूवमेंट हो रही है ना, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में फोर्स हो रहा है, एक्सेलरेशन एक प्रकार की फोर्स है, ये नहीं कि मास एक फोर्स है। स्मॉल m या m ये फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको आ गया। तो अभी आज हमारी सेशन यही रहने देता हूं मैं आपको, आप ध्यान रखिएगा, मैं इसके न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, पहले आपको मैं समझाने दो, थ्योरी समझाने दो, साथ में न्यूमेरिकल भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही रहता है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या बताएंगे आपको, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बताएंगे। उसके बाद बहुत सारी बैक टू बैक यार क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत से न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से न्यूमेरिकल्स है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।